मेरे साथ पर्सनली ये रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड हिस्ट्री वाज वन ऑफ द वीक पॉइंट्स फॉर मी, तो मुझे मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती थी। फर्स्टली सीसैट में आई फील कि 3 एरियाज होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट एंड रीजनिंग। सो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप प्लीज़ उसको फोकस ज़्यादा करें, बिकॉज उसमें आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड जैसे इंग्लिश है, आई वोंट से कि उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं अपने रूम में चार्ट्स बना लेती थी, फ्लो चार्ट्स बनाती थी। अगर आप विजुअल मेमोरी इज समथिंग विच आई फील कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेली उठ के उस चीज़ को देखो, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा। पर्सनली मेरे रूम में मैप्स लगे हुए थे। आई फेल्ट कि इतना खाली रखना अच्छा नहीं लगता है। एक फील आती है थोड़ा। हाँ। एंड सेकेंडली विजुअल मेमोरी, एज आई सेड बिफोर, वो बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपने मैप लगा रखे हैं तो बस मैप ही मत लगाइए, उसके साइड में आप कुछ स्टिकी नोट्स लगाएं जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख लीजिए। दोस्तों, आज के इंटरव्यू में फिर से एक स्पेशल गेस्ट हैं श्रेष्ठा श्री जी, जिन्होंने इस बार यूपीएससी 2021 में 444वां रैंक हासिल किया है और इनको आईएएस मिलने वाला है। अब तक की जो जर्नी रही है यूपीएससी को लेके, इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, अगर प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, किसी भी चीज़ स्ट्रेटजी बात करें ओवरऑल, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में मैम की जो वीक एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया, वो क्या थी, और बहुत सारी चीज़ें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी मैम समझाएंगे। मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस सक्सेस। थैंक यू सो मच सर। मैम, सबसे पहले ये बताइए, ये जर्नी कब शुरू हुई, कब आपको लगा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? सो इन माई ग्रेजुएशन फेज मुझे पता था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो मैंने 12th के बाद ही ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चूज़ किया एंड मिरांडा हाउस में मैंने एडमिशन लिया। पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी मेरे मेजर्स थे एंड मैंने 3rd ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। आफ्टर आई ग्रेजुएटेड इन 2019, देन मैंने फुल टाइम फोकस दिया कि मैं इसको फुल फ्लेज्ड वे में प्रिपेयर करूँ। एंड सिंस देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था एंड फर्स्ट इंटरव्यू, सो आई एम ग्लैड दैट आई क्लियर्ड ऑल 3। 2nd अटेम्प्ट, और मैम क्लियर कर लेती हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था मैम? एक्चुअली आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, और सीसैट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया, तो उसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो आपने एनालाइज किया होगा सीसेट, तो सीसेट पे फिर आपने की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई होगी, और सीसेट को फिर कैसे आपने तैयार किया? सो मैंने सीसैट में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखा। आई फेल्ट कि मैं अगर क्वांट को ज़्यादा प्रैक्टिस करूं तो मैं उसमें ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, बिकॉज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज सब्जेक्टिव, उसके आंसर्स थोड़े वैरी करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर ली थी और मैंने क्वांट और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस किया था, और इससे मेरा क्लियर हो गया था एंड आई गॉट ऑलमोस्ट 70। मैम, इसके लिए कोई नोट्स, स्टडी मटेरियल, कुछ ऐसी चीज़ें, वीडियोस वगैरह, क्या आपने किस तरह से उसको यूज़ किया उसके ज़रिए? मैंने यूट्यूब से हेल्प ली। यूट्यूब में बहुत सीसैट के वीडियोस अवेलेबल हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, सो मैंने वहीं से देखा। देन PYQs को मैंने सॉल्व किया, एटलीस्ट 5 इयर्स के जो पहले के थे क्वेश्चन पेपर, उसको डेडिकेटली 2 घंटे बैठ के सॉल्व किया। एंड जो मेरे वीक एरियाज थे, लाइक सम ऑफ द पोर्शंस जैसे नंबर सिस्टम हो गया या प्रोबेबिलिटी, ये सब पे मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मटीरियल आते हैं, जो या फिर जो टेस्ट मॉक टेस्ट होते हैं, उनको सॉल्व किया था। सो फर्स्टली सीसैट में आई फील कि 3 एरियाज होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट एंड रीजनिंग। सो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप प्लीज़ उसको फोकस ज़्यादा करें, बिकॉज उसमें आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड जैसे इंग्लिश है, आई वोंट से कि उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसको जो PYQs है उसको आप सॉल्व करें। देन ट्राई टू एनालाइज वाई UPSC हैज़ गिवन अ सर्टन आंसर, एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थोड़े डिफर हो जाते हैं। देन उसके बाद आप क्वांट में देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हो सकते हैं। देयर आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट्स सच एज HCF, LCM, देन सिटिंग अरेंजमेंट, देन टाइम एंड वर्क, ये सब से एक क्वेश्चन हर साल ही आता है। तो अगर वो सब प्रैक्टिस हो जाएगा तो वहाँ पे टेक्निक्स को या फॉर्मूलाज याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड वन थिंग विच आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज दैट कि प्रीलिम्स के 4 महीने पहले से आप सीसैट फोकस करें ज़्यादा। अगर आप 2-2 घंटे हर दिन देंगे तो वो फिर वो आपके टिप्स पे रहेगा, जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो टेक्निक है, क्योंकि वो क्या होता है कि नेग्लेक्ट कर देते हैं हम। GS1 के प्रेशर में हम सीसैट को नहीं फोकस करते एंड इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। सो आई फील कि
जो एरिया वीक है उसको आप बेसिक्स से स्टार्ट करें, बिकॉज सीसेंट कांट बी इग्नोर्ड, इट कैन कॉस्ट यू अटेम्प्ट। मैम आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे और आपकी लैंग्वेज क्या थी? सो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम है एंड ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है। ओके, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट्स की थी? सो मेरे ग्रेजुएशन में आई हैड 2 मेजर्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, बट आई फेल्ट कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई डेवलप्ड interest, or I would say much more detailed analysis of PSIR, and that's why I'm also doing international relations में masters. Thankfully इसी जून में कंप्लीट हो गया फ्रॉम JNU। सो मेरा इंटरेस्ट रहा पॉलिटिकल साइंस में, एंड बेसिकली IR इज सच अ डायनामिक थिंग, आजकल सबको इंटरेस्ट है IR में, तो इसलिए मैंने PSIR को चूज़ किया था। और एक और फैक्टर ये था कि रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द मार्केट, उसके लिए ज़्यादा आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, टॉपर्स की वीडियोज़ होते हैं। सो PSIR वॉज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आई फेल्ट कि आई कैन डू बेटर इन। तो मैम आपने कोई कोचिंग वगैरह भी ली थी? PSIR के लिए मैंने कोचिंग ली थी, वाजी राम से मैंने कोचिंग की थी अपने ग्रेजुएशन के बाद, 6 महीने की कोचिंग। देन उसके बाद मैंने जब इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स स्टार्ट किया तो फिर मेरे JNU के मास्टर्स के नोट्स भी काफ़ी हेल्पफुल रहे, तो ऑल इन ऑल दोनों से मुझे बेनिफिट मिला था, मेरे कॉलेज ग्रेजुएशन के नोट्स एंड कोचिंग के नोट्स दोनों। PSIR के लिए कोई स्पेसिफिक बुक? PSI के लिए स्पेसिफिक बुक आई वुड से कि अगर आप ग्रेजुएशन अपनी की है तो आप सिलेबस में बहुत पढ़ोगे। एंड्रयू हीवर्ड की बुक है, देन इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में AS नारंग है, देन देर आर इग्नू नोट्स विच वी फॉलोड। देन IR में अगर पढ़ने जाओ तो डेविड मेलोन की बुक है द एलिफेंट डांसिंग, देन देर आर सर्टन अदर बुक्स, बट आई वुड से कि वो फिर बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। जो UPSC में क्वेश्चन थोड़े बेसिक के होते हैं, बेसिक लेवल के होते हैं, अगर आपने नोट्स पहले कॉलेज में बनाए हैं तो वो हैंडी आ जाएंगे। बट अगर आप इस प्रिपरेशन में आके स्टार्ट करोगे बुक पढ़ना, देन आई वुड से कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थोड़ा कम हो सकता है। जी मैम, प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बताइए, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की आपने, किन किन बातों का ध्यान रखा, कौन कौन से बुक रेफर किए, कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किए आपने? सो प्रीलिम्स की मेरी ये स्ट्रैटेजी रही थी कि बेसिक बुक्स आजकल इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, तो NCERT से स्टार्ट की थी मैंने। वंस आई कंप्लीटेड NCERT आई शिफ्टेड टुवर्ड्स द एडवांस्ड वन लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, बट आई वुड से कि अब तो उससे ज़्यादा ही बुक्स पढ़नी पड़ रही हैं। तो NCERTs मैंने फिर ओल्ड न्यू दोनों पढ़ी थी, तमिलनाडु की भी NCERT हिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ी थी, देन न्यूज़पेपर्स पढ़े थे। उसके अलावा मैंने जोग्राफी के लिए GC लियोंग को स्टार्ट किया था, बट आई कुडंट कंप्लीट, आई फेल्ट कि NCERTs आर बेटर, उसको ही अगर मैं कवर कर लूँ तो इनफ है। साइंस एंड टेक के लिए मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किया था एंड मंथली मैगजीन ऑफ विजन, सिमिलरली फॉर एनवायरनमेंट, एंड बेसिक बुक्स जो उसमें होती हैं इधर शंकर, और आप कोई भी और प्रेफर बुक करना चाहें तो। ऑनलाइन मीडियम में मैंने काफ़ी हेल्प लिया था, सच एज जब भी इकोनॉमिक सर्वे या बजट आता था तो मैं मृणाल सर की एनालिसिस वीडियोस देख लेती थी। देन अतीश माथुर सर हैं, वो उनकी एक करंट अफेयर की वीडियोस आती थी, मैं उसको फॉलो करती थी अनअकैडमी में, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। देन मैंने और भी बहुत सारे आई थिंक इंस्टीट्यूट्स के हेल्प लिए हैं, स्लीपी क्लासेस भी हैं उसमें, कुछ कुछ उनकी एथिक्स की क्लासेस में देख लेती थी अगर मेंस के टाइम पे जो मुझे क्लियर नहीं हो पाता था। देन देर इज़ ओनली IAS, उनका मटेरियल बहुत अच्छा है PSIR के लिए। तो ऐसे करके काफ़ी इंस्टीट्यूट्स थे जिनका मैंने कुछ कुछ पार्ट यूज़ किया है। सो ऑनलाइन मीडियम और ऑफलाइन दोनों का बहुत इसमें हेल्प रहा है। तो मतलब ऑनलाइन जो रिसोर्सेज थे उसको ज़्यादा यूज़ किया आपने और भी सारी चीज़ें की। आपका टाइम टेबल क्या होता था, आप कैसे पढ़ती थी, किस तरह से तैयारी करती थी, किन किन बातों का ध्यान रखती थी? और एक होता है ना, बच्चे तो सभी पढ़ते हैं लेकिन टॉप वही करता है जो अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे से समझता है यूपीएससी को। तो आप में क्या अलग था जो आपको यहाँ तक लेके आया? आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को कैसा फ्रेम दिया, कैसा शेप दिया, लेआउट कैसी बनाई, वो बताइए। टाइम टेबल क्या था, कितने घंटे पढ़ती थी? सो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा कोई शेड्यूल वैसा फिक्स नहीं था, बट मेरा एक टारगेट रहता था कि एटलीस्ट आई हैव टू स्टडी फॉर 8 to 10 hours इन अ डे फॉर UPSC CSE, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब ग्रेजुएट हुई थी उसके बाद आई हैड टाइम तो फुल फोकस देके पढ़ती थी। देन आई एनरोल्ड इन मास्टर्स, सो आई हैड टू
बैलेंस बोथ द थिंग्स। तो मेरा ऐसा शेड्यूल फिक्स नहीं था कि मैं सुबह इतने बजे उठूँ। इट वाज अकॉर्डिंग टू माय प्लान कि मुझे जिस दिन जो करना है। अगर प्रीलिम्स के पहले मैंने फिर अपने नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज़ कर दिया था, एटलीस्ट 13 आवर्स तो मैं लगाती थी। एंड जैसे प्रीलिम्स नहीं है और प्रीलिम्स अभी टाइम है, तो मैं मास्टर्स के साथ हैंडल करती थी, तो मैं 8 घंटे ट्राई करती थी पढूं। और हाँ, आई वुड से आई वॉज अ नाइट आउल। मैं रात में पढ़ना प्रेफर करती थी एंड सुबह मैं तभी पढ़ पाती थी जब मुझे कुछ बहुत याद करना हो या मेमोराइज करना हो। जैसे प्रीलिम्स के 2-3 हफ्ते पहले से फिर मैं सुबह उठ के रोज़ रिवाइज करती थी। मेंस के टाइम भी रिविजन का 2 घंटा रखती थी सुबह। इफ़ आई वेक अप एटलीस्ट एट 5:30 AM, तो 2 घंटे विदाउट हैविंग एनी ब्रेकफास्ट। देन उसके बाद मेरा अलग शेड्यूल रहता था। सो ऑल इन ऑल इट यूज टू वेरी अकॉर्डिंग टू माई प्लान। कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था। मैम, एक तो होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ के उस चीज़ को याद रखना, ये अलग चीज़ है और यही करना पड़ता है। पढ़ तो सभी लेंगे, लेकिन उसको याद रखना, स्टोर रखना और उसको अपने हिसाब से अपनी इंटेलिजेंसी ला के जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं रहता है, वो स्टोर नहीं कर पाते हैं और काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उन बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मेरे साथ पर्सनली ये रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड हिस्ट्री वाज वन ऑफ द वीक पॉइंट्स फॉर मी। तो मुझे मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती थी। उसका एक ही सोल्यूशन है, दैट यू हैव टू रिवाइज इट मोर देन 10 टाइम्स 20 टाइम्स, जितना आप रिवाइज कर सकते हो। तो मैं क्या करती थी, मैं अपने रूम में चार्ट्स बना लेती थी, फ्लो चार्ट्स बनाती थी। अगर आप विजुअल मेमोरी समथिंग विच आई फील कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेली उठ के उस चीज़ को देखो, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा। एंड जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हो तो फिर वो स्ट्राइक करता है कि मैंने कहीं पढ़ा है। तो आई वुड से कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप डेली उसी चीज़ को एटलीस्ट 15 मिनट्स तक पढ़िए, या फिर उसको खाते के टाइम रिवाइज, दिमाग में रिवाइज करते रहिए कि मैंने ये पढ़ा है। या जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करो एंड वो आपको याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है, तो उसको पढ़ने के बाद आप वॉक पे निकलते हो। यूजुअली खाने के बाद, डिनर टाइम के बाद लोग वॉक करते हैं, तो आप उसमें रिकलेक्ट करिए कि मेन पॉइंट्स क्या थे। देन जॉट इट डाउन, इधर फोन में आप जॉट डाउन कर लो या नोट पैड पे कर लो कि बेसिक क्रक्स क्या था। एंड अगर ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाना है, जैसे आई यूज टू हैव सो मेनी चार्ट्स इन माई रूम, मुझे अच्छा लगता था, मैं सुबह उठ के देख रही हूँ तो मुझे विजुअल मेमोरी पे ज़्यादा फोकस रहता था, तो आप उसके फ्लो चार्ट्स बना लीजिए। मैपिंग के लिए भी काम आता है, हिस्ट्री के लिए टाइमलाइन याद रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस वे में स्टूडेंट्स कैन यूज दैट। मैंने भी आंसर राइटिंग बहुत लेट से स्टार्ट किया था। सो व्हाट हैपेंड कि मुझे इनिशियली समझ नहीं आता था मैं कैसे आंसर राइटिंग करूं, बिकॉज कंटेंट था बट उसको एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करना वाज अ टफ थिंग फॉर मी। तो मैंने टॉपर्स के आंसर स्क्रिप्ट्स देखी थी, अवेलेबल है विजन में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप ऑनलाइन तो सब जगह मिल ही रहा है। तो मैंने उनके आंसर्स को देखा, देन आई फेल्ट कि ओके ये ऐसे लिखना है, तो फिर मैंने खुद स्टार्ट किया लिखना। मैंने जब खुद लिखा देन आई एनालाइज्ड कि मुझे कितना टाइम लग रहा है और क्या क्या उसमें इंप्रूवमेंट्स है। 2-3 दिन बाद फिर से उस आंसर्स को देखती थी तो मुझे फील हो जाता था कि यहाँ पे ये करना है। देन आई जॉइंड फोरम IS NGP टेस्ट सीरीज, उस पर मुझे हेल्प हुआ बिकॉज वो एनालाइज कर देते थे। देन आई फेल्ट कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स, देन मैं नेक्स्ट टेस्ट में उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करती थी। अदरवाइज आई ऑल्सो डिड वन थिंग, दैट आई हैड अ पीयर ग्रुप। थोड़े बहुत आंसर्स फ्रेंड्स को भेज दिया या उनको दिखा दिया, वो सजेशंस देते थे एंड उससे मैंने ट्राई किया कि जितना इम्प्रूव हो सकता है। सो आंसर राइटिंग इज, आई वुड से, इज एन आर्ट। आप धीरे से स्टार्ट करो तो धीरे धीरे वो फिर एक्सेल होते जाएगा। बट कंटेंट की कमी नहीं होती है, बस यही होता है कि आप ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ अ मेन थिंग। मैम, आपने अभी बीच में बोला आंसर राइटिंग इज़ ए आर्ट, तो उस आर्ट को और कितना खूबसूरत बना सकते हैं? एक होता है ना कि आप फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह भी यूज़ करते हैं बच्चे, तो उसके बारे में बताइए कि आप कैसे करती थी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आंसर राइटिंग में? सो आई यूज्ड सर्टन डेटा पॉइंट्स। मैंने अपने फ़ोन में डिजिटल फॉर्मेट में काफ़ी डेटा पॉइंट्स बना रखे थे विच आई यूज्ड फॉर माई मेन्स आंसर राइटिंग। सेकेंडली, एज यू सेड, फ्लो चार्ट्स, मैं डायग्राम्स यूज़ करती थी स्पेशली फॉर एथिक्स, बिकॉज इन एथिक्स यू डोंट गेट मच टाइम। वो केस स्टडी सॉल्व करने के बाद फिर वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस में टाइम लगता है। एंड आई प्रैक्टिस कि जहाँ जहाँ मैं फ्लो चार्ट्स दे सकूँ, जहाँ डायग्राम्स, एरोज, बॉक्सेस बना सकूँ। उसके अलावा जोग्राफी में यू हैव टू draw the maps, IR में you have to draw maps, and
ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे पता था कि अगर आंसर को और भी इम्प्रूव करना है तो आई वुड से कि आप जब भी कोई डेटा लिखो तो प्लीज़ कोटेड सोर्सेज, वो थोड़ा अच्छा लगता है, रेलिवेंट लगता है. देन दीज वर सम ऑफ देम. मैम यूपीएससी प्रिपरेशन में ये कहा जाता है कि एक कोड है OOEE, ऑप्शनल और एथिक्स एंड एसे. जिन बच्चों का ये इन पे कमांड रहेगा तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. मैंने सारी चीज़ें बात कर ली, अब एसे की बात करेंगे. मैम एसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एसे में आपकी क्या अप्रोच थी, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या थी एसे के लिए, और आप कैसे लिखती थी? सो मैंने ऐसे के लिए फर्स्टली टॉपर्स के आंसर स्क्रिप्ट्स रेफर किए थे. देन आई लाइक्ड विक्रम ग्रेवाल सर्स, उनका एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग में मैंने उनके सारे आंसर्स को पढ़े थे. देन आई फेल्ट कि ही वाज यूजिंग नॉवेल्स, देन फिक्शन मूवीज. तो आई फेल्ट कि मैंने भी कॉलेज में या बाद में जो भी बुक्स पढ़ी हैं, आई एम एन एविड रीडर, तो मैंने सोचा कि उसको यूज़ करना चाहिए. तो मैंने ऐसे के लिए एक अलग फोल्डर बनाया हुआ था फ़ोन में, जिसमें मैं एनेक्डोट्स को लिख के रखती थी, कोट्स को लिख के रखती थी, एग्जाम्पल्स लिखती थी, सो दैट कि आई कैन यूज़ इट. तो मैंने ऐसे राइटिंग स्टार्ट किया था. देन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एनलाइट IS, उसमें मैंने एक पेड आंसर राइटिंग ऐसे के लिए लिया था. इट वाज अराउंड 4 to 5 essays आई हैड टू राइट. तो उसमें मुझे हेल्प हुआ. वहाँ पे उन्होंने बताया कि हाउ टू एनगल्फ ऑल द एस्पेक्ट्स, जितने भी आपको ऐसे में मेन सब हेडिंग्स चाहिए, वो क्या क्या होना चाहिए, फिलोसफिकल एसेस को कैसे टैकल करना है. बेसिकली दैट वाज द मेजर थिंग विच वाज टॉट इन दैट क्लासेस. तो आई फील्ड वो बहुत यूज़फुल रहा, बिकॉज मेंस के पहले मैंने ज़्यादा एसेस नहीं लिखे थे, बट मैंने प्रीलिम्स के पहले 5-6 एसेस लिखे थे. सो आई हैड द कॉन्फिडेंस कि आई कुड राइट द एसेस. एंड दिस टाइम एसेस बहुत ज़्यादा ही फिलोसफिकल आए थे, तो समहाउ दे वर हेल्पफुल फॉर मी. क्योंकि यूपीएससी में लगभग क्या फिलोसफिकल ही ऐसे आ रहे हैं. तो फिलोसफिकल ऐसे की सबसे बड़ी बात होती है कि पहले उसको डिकोड करना है, आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप लिखेंगे. तो फिलोसफिकल ऐसे को कैसे समझें, कैसे डिकोड करें, और शुरुआत कैसे करें, कैसे लिखें, और किन किन बातों का ध्यान रखें? सो मेरा अप्रोच यही था फिलोसफिकल एसेज में, एज यू सेड, कि उसको डिकोड करना. अगर वो एक सेंटेंस में है तो फर्स्टली उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, देन अगर आपने मीनिंग देन वो उसको एक्सप्लेन किया है, देन ट्राई टू गिव सम एग्जांपल्स. मैंने मोस्टली बुद्धा की स्टोरीज या फिर महाभारत की स्टोरीज यूज़ की थी. एंड टू मेक इट मोर रेलिवेंट आप उसको फिर सब हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं. सब हेडिंग्स में देन यू कैन यूज़ हिस्टोरिकल थिंग्स, पॉलिटिकल थिंग्स, जोग्राफिकल थिंग्स, इंटरनेशनल वे में, देन एट द इंडिविजुअल लेवल, देन सोसाइटल लेवल, देन नेशनल लेवल. मैं ऐसे करके एसेस को एग्जाम्पल्स देती थी. मोर देन एक्सप्लेनिंग थिंग्स, आई फेल्ट कि एक्सप्लेन करने से वो एक चीज़ को बार बार एम्फोसिस हो रहा है. अगर मैं एग्जाम्पल्स दूंगी हर डोमेन से तो फिर वो यूजफुल होगा. एंड जितने भी कोट्स आपको याद है, ट्राई टू पुट इट इन अ वे कि वो ऐसे का एसेंस को बाहर लेके आए. तो दीज वर सम थिंग्स आई थिंक प्रैक्टिस करने पे वो आ ही जाता है. अच्छा, प्रैक्टिस करने पे फिलोसफिकल ऐसे भी हम कर सकते हैं. मैम कोई ऐसी बुक या कोई ऐसी ऑनलाइन साइट है जहाँ पे हम ये सारे कोट्स देख सकें, मतलब जहाँ से एक होता है ना कि स्टूडेंट को पता नहीं किस तरह के फिलोसफिकल ऐसे आ जाएंगे, तो कुछ ऐसे कोट्स जो कि उनको मिल जाए और उनको लगे कि इसी में से आने हैं और उसी में आए, मतलब इस तरह से कुछ है क्या? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है. क्योंकि बहुत वास्ट है, बहुत ब्रॉड है. अगर आप इंटरनेट पे खोजो कोट्स फॉर यूपीएससी करके, देयर विल बी मेनी साइट्स, आप वहाँ से कोट्स ले सकते हैं. बट डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि बस वहीं से लेना है. न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, आप मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी आप यूज़ करें. अगर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे कि मुझे इस साइट से सब मिल रहा है, तो आई थिंक आप फिर अपने आप को बाउंडेशन में रखेंगे, आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे. सो आई वुड से कि ऐसे जो है वो बहुत ही ओपन एंडेड होता है. यूपीएससी डोंट आस्क यू कि आप एक सर्टन लिमिट में ही आप उसको लिखो, आप उसको किसी भी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो अगर आप उसको प्रिपेयर भी कर रहे हो तो आई फील कि आप जहाँ से हो सके जितने रिसोर्सेस उसको देख सकते हो, कहीं ना कहीं से आप यूज़ तो कर ही सकते हैं. स्टोरीज हमें बस न्यूज़पेपर से नहीं मिलती हैं, बहुत सारी बुक्स से भी मिलती है, बी इट स्पिरिचुअल, रिलीजियस, या कोई भी आप स्टोरी बुक या फिक्शन बुक भी आपने पढ़ी हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि मैंने अपने एसेज में काफ़ी फिक्शन बुक्स यूज़ की थी. जो भी फेमस ऑथर्स हैं या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी आपने पढ़ी है तो यू कैन यूज सर्टन कोट्स फ्रॉम देम. उससे फिर आप अपने ऐसे को ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं. बिल्कुल मैम, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो, खासकर मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, उनको मतलब मन नहीं लगता पढ़ाई में, इंटरेस्ट नहीं जगता,
कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कुछ याद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो ये सारी परेशानियाँ बिगिनर्स में तो आती ही आती मैम, आपको भी कभी ना कभी आई होगी। तो इसको कैसे हैंडल करें? सो मेरा बेसिक फंडा ये था कि अगर आपको आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है देन टेक अ ब्रेक। ओके। टेक अ ब्रेक अकॉर्डिंग टू अ प्लान। थोड़ा बाहर जाइए, एंजॉय करिए, फ्रेंड्स के साथ मिलिए, बिकॉज ये एग्ज़ाम एक साइकिल है, इट्स अ ईयर लॉन्ग साइकिल। इसमें ये नहीं होता कि आप एक दिन कितना पढ़ रहे हो, डेली थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पढ़ना होता है। अगर एक दिन आप नहीं पढ़ रहे हो तो ऐसा भी नहीं है आप पूरे दिन भर ही नहीं पढ़ते हो। सबकॉन्शियसली यू ट्राई टू मेक समथिंग्स इन योर माइंड कि ये मैंने कल पढ़ा था या फिर मुझे कल पढ़ना है, तो वो दिमाग में रहता है। और रही बात अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आई वुड से कि आप एक ग्रुप बना लीजिए फ्रेंड्स का जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। दे विल मोटिवेट यू, यू विल सी द कंपटीशन अराउंड यू। जब वो कंपिटिटिव फीलिंग आती है तो अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी फॉर इट। एंड स्टार्टिंग में ऐसा प्रॉब्लम तो फेस होती है, बट वंस यू गेट इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट्स, मोस्टली इन ऑप्शनल एंड इन करंट अफेयर्स, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि आपको कंसंट्रेशन में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। मैम यू आर लकी कि आपके सेकेंड अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 5-5 अटैम्प्ट, छठे अटैम्प्ट तक जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको अपने करियर को लेके बड़ा वो टेंशन रहता है। तो आपके हिसाब से क्या, अगर मैं एक बैकअप प्लान की बात करूँ, एक बैकअप प्लान करियर के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप क्या कहती हैं इसमें? आई वुड से कि बैकअप प्लान डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज यू नो कि यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत ही कम है। एंड आई वुड से कि आप अपने यूथ स्टेज को, विच इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव एजेस स्टेज फॉर वंस लाइफ, तो वो आप बस सिविल्स में अगर डेडिकेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बाद में रिग्रेट हो सकता है। आई वुड से कि बैकअप प्लान आपको रखना चाहिए, वो आप अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग रखिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स, उनके पास टेक्निकल डिग्री है तो वो टेक्निकल जॉब्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो 1-2 साल पूरे अच्छे से डेडिकेट करें प्रिपरेशन को। अगर उसमें आपका हो रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं हो रहा है तो देन सी ऑल द फैक्टर्स, क्योंकि सबकी लाइफ सेम नहीं होती है, किसी की कुछ और प्रॉब्लम्स होती है। उसके अकॉर्डिंग आई वुड से आप बैकअप प्लान रखिए और हो सके तो जर्नी को भी कंटिन्यू करिए, बट बैकअप प्लान होना आई फील देयर शुड बी अ बैकअप प्लान। मैम जब भी हम किसी एस्पिरेंट के पास जाते हैं, उनके रूम में जाते हैं तो मैप्स लगी रहती है, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, इसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है आपकी प्रिपरेशन को लेकर और इसको कैसे रीड करेंगे हम? पर्सनली मेरे रूम में मैप्स लगे हुए थे। आई फेल्ट कि इतना खाली रखना अच्छा नहीं लगता है। एक फील आती है थोड़ा। हाँ। एंड सेकेंडली विजुअल मेमोरी, एज आई सेड बिफोर, वो बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपने मैप लगा रखे हैं तो बस मैप ही मत लगाइए, उसके साइड में आप कुछ स्टिकी नोट्स लगाएं जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख लीजिए। रोज़ उसको रिवाइज करते रहिए तो आपको याद रहेगा। जैसे इंडियन मैप आपने अगर लगाया हुआ है, इंडिया का मैप, देन रिवर सिस्टम्स के आप नाम लिख लीजिए, उसकी ट्रिब्यूटरीज को रखिए, उसको आप रोज़ देखेंगे तो क्वेश्चंस वहीं से सॉल्व होते हैं। देन कमिंग टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो मुझे थोड़ा टफ लगता था, उसका आप टाइमलाइन खुद बनाइए। अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये खुद लिखा है, तो वो रिवाइज करने में अच्छा लगता है। एंड रूम भरा भरा होने के साथ साथ आपको रोज मोटिवेशन भी आएगी। सही बात है। आई फील गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए एग्ज़ाम इक्वली है, अपॉर्चुनिटी है, सबको यूपीएससी देती है। फॉर बीइंग अ गर्ल आई वुड से कि आप अपनी फैमिली को भी बताएं व्हाई यू वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, एंड प्लीज़ अपना ग्रेजुएशन अच्छे से करें एंड ग्रेजुएशन में इंजॉय भी करें, बिकॉज ग्रेजुएशन फेज़ बार बार नहीं आता है। देन वंस यू कम टू दिस प्रिपरेशन फेज, डेडिकेट योर सेल्फ। don't take it as a do or die situation, but please be focused, like you know what you want। तो उसके लिए जो भी आपको sacrifices करनी है वो आप करें, क्योंकि 1-2 साल की मेहनत है, उसके बाद you will have the most enjoyable life which you always wanted। and I think financial independence होना ज़रूरी है आज के एज में, and civil services is a platform जो आपको financial independence नहीं, काफ़ी empowerment देता है। आपको देख के आपके काफ़ी साथी, आपके गांव शहर के बच्चे, लड़कियां काफ़ी मोटिवेट होंगी। एंड आई फील वो जो एक फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप
अपने को नहीं, आप बहुत बाकी लोगों को एम्पावर कर पाएंगे अगर आप सिविल सर्विसेज में आएंगे, आप वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएंगे। सो यही मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट रखिए। प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहेंगी, बट ट्राई टू कम ओवर विद दोज प्रॉब्लम्स। और अगर आपको फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली का सपोर्ट होना ही चाहिए। एंड इवन दो नहीं भी है तो ट्राई टू टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग कि अगर आपने क्लियर किया देन दे विल बी दी प्राउडेस्ट पीपल, दे विल बी रियली हैप्पी फॉर यू। सो मैम थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, IAS बनेंगी आप, और आपसे बात करके लग रहा है कि बहुत आपका जो मन है, दिल है, विचार है जो कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। और उम्मीद है कि आपको जो भी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसका सही से पालन करेंगी, अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर विशेस। थैंक यू।